नमस्कार, स्वदेश की बात आशुतोष के साथ इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान तो फिलहाल नहीं हो सका है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में नगरीय निकायों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दोनों ही पार्टियां ने अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे निकलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नगर निगमों के दौरा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने रीवा और देवास का दौरा किया और लगातार उनके कार्यक्रमों में नगर निगम में किस तरह से काम हो रहे हैं, विकास कार्य कितने हद तक पहुंच पाए, उसको लेकर वो समीक्षा लगातार कर रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि 16 नगर निगमों के जो प्रतिष्ठित चुनाव हैं, जो कि कहीं ना कहीं जिसे नगर सरकार कहा जाता है, उसके मुद्दे अब तय हो चुके हैं। जनता अब क्या कुछ अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि काफी लंबा समय हुआ इस चुनाव के लगातार टलते हुए। हम चर्चा करेंगे। बेहद ही खास पैनल हमने इस समय स्टूडियो में आमंत्रित कर रखा है, उनका तारुफ आपसे कराता हूं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर दीपचंद यादव जी मौजूद हैं। दीपचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार और युवा प्रवक्ता महेश शर्मा जी मौजूद हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक श्री सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में सुरेश जी आपसे ही करना चाहूंगा, नगर निकाय चुनाव किस हद तक महत्वपूर्ण होते हैं, और दूसरा सर कि मध्य प्रदेश में 16 नगर निगमों में अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लगातार फहराया है। इस बार स्थिति वैसी आपको दिखाई दे रही है, कुछ बदले बदले से आपको हालात नजर आ रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, ये बात अपनी जगह है कि पिछली बार के जो चुनाव हुए थे और उसके अंदर 16 की 16 स्थानों पर भाजपा ने अपनी जीत हासिल की थी और उनके महापौर वहाँ विजयी हुए थे। लेकिन पहला मेरी टिप्पणी ये है कि जो वर्तमान स्थितियां हैं उस स्थिति में कांग्रेस को कमजोर नहीं आंका जा सकता, इसलिए क्लीन स्वीप की जो संभावनाएं हैं वो मैं तो व्यक्तिगत रूप से नहीं देख रहा हूँ। ये बात अपनी जगह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के पास योजना है, योजना के बाद वो अपना काम कर ले जाने की स्थिति में है और न सोने वाला राजनीतिक दल है जो कभी भी चुनाव को दूर नहीं मानता, निरंतर चुनाव के मोड में रहता है, काम करते वक्त चुनाव का ध्यान रहता है, कार्यकर्ताओं के साथ बात करते समय चुनाव का ध्यान रहता है और कार्यकर्ता को निरंतर सक्रिय रखने की उनकी अपनी कार्यशैली है, जिसके कारण वो आगे निकलने की स्थिति में रहते हैं। और कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अभाव है, नेता बहुत हैं, नेताओं के कारण जब तक उन नेताओं का योजना, नेताओं की जो डायलॉग्स हैं उसकी डिलीवरी जनता के बीच में नहीं होती, तब तक वो वोट में कन्वर्ट नहीं होते। ये माइनस थोड़ा सा कांग्रेस के लिए जाता है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से अधिक वोट मिले हैं, अधिक स्थान मिले हैं, वोट तो 50,000 कुछ कम मिले हैं, लेकिन अधिक स्थान मिले हैं विधायकों के रूप में, तो उससे ये माना जा सकता है कि कांग्रेस को कमजोर आंकने की भूल नहीं होना चाहिए। हम समीक्षकों के लिए तो कम से कम नहीं होना चाहिए। ये अपनी जगह बात है कि सत्ता का लाभ जो है स्वाभाविक रूप से मिलता है, जो चुनाव में कमलनाथ जी ले सकते थे, झाबुआ वाले मामले में जो प्राप्त हुआ था, वैसा ही लाभ जो है हमने इन चुनाव में परिवर्तन होते हुए देखा है कि बड़ी दावेदारी के बावजूद भी कांग्रेस बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाई। तो कुल मिलाकर के यदि इसको संक्षेप में कहा जाए तो एक माहौल बन करके तैयार हो गया है नगर सरकार का। नगर सरकार से एक सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि नीचे तक अपनी योजनाओं की डिलीवरी करने में नगर निकाय का बड़ा योगदान रहता है और उस योगदान का लाभ जो है सरकार उठाना चाहेगी, इसलिए उसकी तरफ से ये पूरे प्रयास होंगे कि सभी स्थानों पर फिर से जीता जाए। लेकिन क्लीन स्वीप की संभावना मैं तो कम से कम फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। महेश जी, बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है कि यहाँ पर क्लीन स्वीप की संभावना नहीं देख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो लगातार दौरे भी कर रहे हैं। इस बार आपकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आपकी पार्टी में आ चुके हैं, तो ग्वालियर नगर निगम भी एक बड़ा नगर निगम है, वहाँ पे काफ़ी प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। बाई इलेक्शन भी आप लोग जीत चुके हैं, बड़ा अच्छी सीटें आप जीत चुके हैं, तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अब जितने ज़्यादा चुनाव जीतते हैं तो उतने ही लोगों की अपेक्षा और आकांक्षा आपसे बढ़ती हैं। सबसे पहले तो टिकट किसको दिया जाएगा, फिर किसको नहीं दिया जाएगा, ये तमाम फैक्टर आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महेश जी, देखिए आशुतोष जी, टिकट किसे दिया जाएगा किसे नहीं दिया जाएगा, जब चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और चुनाव हमारे सन्निकट होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जिले की हमारी जो चुनाव समितियां होंगी और उसके बाद जो प्रदेश चयन समिति होगी वो इसका निर्धारण करेगी कौन सा कार्यकर्ता कहाँ किस स्थान के लिए उपयुक्त है और किसे कहाँ चुनाव लड़ाना चाहिए। तो ये पूरा निर्णय जो है प्रादेशिक नेतृत्व को लेना है। जहाँ तक बात है चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है।
पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारे कार्यकर्ता संगठनात्मक स्तर पर इस ढंग से मजबूत हैं कि नीचे तक हमारा कार्यकर्ता और संगठन है। आज विश्व में सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते हमारा कार्यकर्ता लगातार नीचे जनता के बीच काम करता है। कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा कार्यकर्ता चाहे शहरों में हो चाहे गांव में हो, मजदूरों से लेकर जनता तक की सेवा में निरंतर उपलब्ध रहता है। कहीं कोई ऐसी ओला पाला, अतिवृष्टि, ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ग्रास रूट पर दिखता है। जनता से सीधा सतत संवाद हमारा बना रहता है और यही कारण है कि हम उत्साह की बात करते हैं, अति उत्साह की बात नहीं करते। 16 नगर निगम यदि हमने पिछले वर्ष में जीती थी, पिछले चुनाव में जीती थी, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी हम उस जीत को बरकरार रखने की दृष्टि से ही आगे चुनाव मैदान में जाएंगे। और कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से हमारे महापौरों ने, हमारे परिषद अध्यक्षों ने 5 वर्षों में काम करके दिखाया है, उसके आधार पे भी और मध्य प्रदेश में सरकार ने जिस प्रकार के काम किए हैं उन योजनाओं को लेकर भी हम जनता के बीच जाएंगे और पुनः एक बार 16 नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, उन पे विजयश्री का परचम लहराएंगे। ठीक है। दीपचंद यादव जी, आप भोपाल के पूर्व महापौर रहे हैं। कई बार क्या आपको लगता है कि कोफ्त होते कि जिस स्थिति में आपने कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया था, आप खुद भी महापौर थे, वहाँ गिरावट काफ़ी दर्ज की गई। 16 की 16 नगर निगम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी ने परचम फहरा दिया। अब कितनी आपको कांग्रेस पार्टी संगठित नजर आ रही है कि मुकाबले के लिए किस हद तक तैयार है? देखिए आशुतोष जी, जब लोकल बॉडीज़ के चुनाव, असेंबली के चुनाव और पार्लियामेंट के चुनाव में जनता के दृष्टिकोण में बहुत अंतर होता है और इस अंतर को हमको पूरी तरह से नज़रअंदाज जिसको कहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव होते हैं उनके अंदर लोकल इश्यूज़ होते हैं, वार्डों की समस्याएं होती हैं, शहर की समस्या होती हैं और विधान सभा का होता है तो वो उसका बड़ा हो जाता है। तो इसलिए दोनों को हम तीनों चुनावों को एक साथ नहीं कर सके। हम तो अभी पंचायत भी ले लें और दूसरे भी चुनाव हैं लोकल बॉडीज़ के वो। और मैं तो इस वक्त आपके चैनल से राजीव गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने अपना ये जिम्मेदारी समझी कि जो गांधी जी का सपना था कि जन जन तक, जनता तक हम प्रजातंत्र में पहुँचें, उन्होंने 73वां 74वां संशोधन करके जो कभी नगर पालिका लोकल बॉडीज़ के चुनाव अब शासन की मर्जी पे हुआ करते थे, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि हर 5 साल में होना चाहिए। ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की देन रही जो राजीव जी की हम आज जिस चुनाव की बात कर रहे हैं उनके लिए देन है। जैसा मैंने पहले कहा कि लोकल बॉडीज़ के चुनाव में इस बात की इम्पोर्टेंस रहती है कि हम लोकल इश्यूज़ क्या हैं, लोकल लीडरशिप वार्ड के अंदर किस तरह का नेतृत्व है, वहाँ का सामाजिक समीकरण क्या है, बहुत सी चीज़ों का उसके अंदर आकलन किया जाता है। सबको मिलकर के जब हम ये करते हैं तो हम लोकल बॉडीज़ के चुनाव में हम जाते हैं, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, मैं कांग्रेस, बीजेपी या किसी एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एक सेटअप की बात कर रहा हूँ। जो सेटअप है कांग्रेस का अपना सेटअप, शहरी क्षेत्रों के अंदर आप देखें, शहरी क्षेत्रों में अभी जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुए हैं उनके अंदर ज़्यादातर, चाहे हम भोपाल ही लें, भोपाल में 3 विधायक कांग्रेस के हैं और 2-2.5 विधायक बीजेपी का सांसद जरूर बीजेपी की हैं। उसी तरह से इंदौर में जाए तो इंदौर में ही वही। ये तो नगर निगमों के जो क्षेत्र हैं उनका समीकरण अलग है ये। और अभी ये लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव हुए हैं पिछले बार, उनको देखें, हम मूल्य सब करें वोटों का, जब प्रतिशत की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि बीजेपी कांग्रेस सबको अपनी पूरी ताकत लगाना पड़ेगी अब इन लोकल बॉडीज़ में अपने मेयर को, पार्षदों को चुनाव नहीं कराने। एक सवाल मैं आपसे ही लूंगा सर, मैं चाहूंगा कि ब्रीफ में आप उसका जवाब दें सर, कि वो क्या वजह रही थी सर कि आप तो महापौर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कमला सरकार के दौरान ये कोशिश की कि साहब जो महापौर का जो इलेक्शन है वो पार्षदों के जरिए हो, जनता नहीं चुने। क्या आप उसको उचित मानते थे, क्योंकि आप तो सर महापौर भी रह चुके हैं? और क्या इससे ये एक संदेश नहीं जाता कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी डरी सहमी थी? और कोलार, भोपाल की अगर आपने बात की तो भोपाल के कोलार नगर पालिका क्षेत्र को उसको अदला बदली करने की कोशिश की गई थी। देखिए, तो नगर निगम से हटाने की कोशिश, पहले जब ये होता पार्षदों में से ही मेयर को चुना जाता था। कोलार नगर पालिका जब थी वहाँ पर मुन्नी मंगल सिंह जो थी उसकी अध्यक्ष थी। यहाँ पर महापौर सुनील सूद भी बने,
इसके बाद में जब पार्षदों में से चुने गए, पार्षदों में से सबसे पहले जब हुआ तो उमाशंकर जी गुप्ता, पहले तो 4 साल के लिए होता था चुनाव, 5 साल का उनको एक हर साल होता था मेयर का पार्षदों में से चुनाव। तो वो थोड़ा सा जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें उनको फ़ायदा मिला। इसके बाद में विभा पटेल और सुनील सूद और बाकी ये कृष्णा गौर जी, अभी आलोक शर्मा जी, ये सब लोग बने। तो वो पार्षदों में नहीं, ये डायरेक्ट बने। तो ये सिस्टम अगर कमलनाथ जी ने सोचा था तो पहले जो था सिस्टम उसी को अडॉप्ट करने के लिए वो कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी इस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ। लेकिन निश्चित ही पहले जब हुआ था तो पार्षदों में से ही होता था, पार्षदों में से ही मेयर चुना जाता था, पार्षदों में से ही स्टैंडिंग कमेटी बनती थी, पार्षदों में से ही अच्छा, क्योंकि अभी तो चेयरमैन अलग होता है, परिषद का चेयरमैन अलग होता है, मेयर अलग होता है। उस वक्त जो होता था अध्यक्षता मेयर ही करता था, स्टैंडिंग कमेटी अलग होती थी, जो जैसे अब मेयर इन काउंसिल आज अभी है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहले वो स्टैंडिंग कमेटी हुआ करती थी। तो सिर्फ एक अब डायरेक्ट चुनाव हो गया मेयर का, जनता के द्वारा चुना जाता है, और पहले पार्षदों में से चुन लिया। इतना अंतर जरूर आया है, लेकिन कमलनाथ जी ने निश्चित ही अपना पूर्व का जो अनुभव रहे होंगे उसको उनको तो मैं समझ लोकल बॉडीज के चुनाव का इतना अनुभव नहीं रहा होगा, क्योंकि उनकी राजनीति हमेशा केंद्र की रही है ज़्यादातर। लेकिन लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव कराए जाते थे उसके अनुभव शायद संभवतः ये रहे हों कि क्योंकि अगर हम ये कहें कि साहब मेयर बीजेपी के आ गए थे, तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि पहले उमाशंकर गुप्ता भी पार्षदों में से ही चुने गए थे। दूसरे 2 मेयर हुए तो दोनों डायरेक्ट हुए, दोनों कांग्रेस के रहे। अभी रिसेंट जो दोनों हुए जो बीजेपी के हुए। तो यहाँ पर एक तरह का निरावी अभी मैंने अभी जैसे बताया विधायकों का चुनाव भी है, विधायकों में भी 3 विधायक हैं। तो हम अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि मुझे आश्चर्य ये बात होती है कि समय में चुनाव होना चाहिए थे। और अगर नगर में से महेश जी भी और शर्मा जी भी जानते हो, कॉरपोरेशन जो एक्ट है उसके अंदर जो सेक्शन 10(3) जो है, और उसके बाद में उसमें 1994 में एक जो रूल्स बना है उसके अंदर हर चुनाव से पहले ये ज़रूरी है कि आप वार्डों का डिलिमिटेशन करेंगे पॉपुलेशन के आधार पर, वो करेंगे, और इसके बाद में आप डिलिमिटेशन भी करेंगे, और जो वेरिएशन जो होगा उसके अंदर 15% या 10% का वेरिएशन होगा कि पॉपुलेशन। लेकिन अभी जो है भोपाल का, विशेषकर भोपाल का मैं कहता हूँ, भोपाल में जैसे स्मार्ट सिटी बनने के लिए जा रही है, उसकी वजह से 3-4 वार्ड इफेक्टेड हुए हैं। तो उसका बगैर उसका मुद्दे पे आऊंगा। लेकिन सुरेश शर्मा जी, आपने हैदराबाद के जो चुनाव देखे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस कदर ताकत झोंकी थी, उनके सेंट्रल लीडरशिप भी वहां पे चुनाव प्रचार में उतरे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो आप हमें समझा भी रहे थे कि वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, ऐसी स्थिति में अभी से हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी देख रहे हैं कि वो लगातार रीवा नगर निगम के, अभी देवास भी पहुंचे तो वहाँ भी नगर निगम को लेकर वो काफ़ी, मतलब अभी तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो लेकिन उन्होंने नगर निगमों के दौरा करना शुरू कर दिए हैं और समीक्षा करना शुरू कर दिया है, तैयारी बहुत जोरों पर है। तो यहाँ किस तरह से आप देखते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो किन लिहाज से राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है? देखिए, 2-3 बातें इसमें मध्य प्रदेश के जो निकाय चुनाव होंगे उनकी रहेगी। हैदराबाद का जहां तक आपने प्रश्न उठाया तो उसके बारे में तो मैं संक्षिप्त में यही कह सकता हूं कि वहां भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई वजूद नहीं था, केवल 4 पार्षद उनके हुआ करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को 10 गुना बढ़ाया है। तो वो इसलिए बढ़ाया है कि वहां जो है उन्हें दक्षिण भारत में एंट्री करना है, और एंट्री करने के लिए पूरी ताकत उन्होंने लगाई। सारे बड़े नेता जो निकाय चुनाव में मोटे तौर पर नहीं जाया करते हैं वो लोग भी गए वहाँ, खुद पार्टी के अध्यक्ष गए, अमित शाह जी वहाँ गए, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी जिस क्षेत्र में नहीं पहचानी जाती है वहाँ पहचान वाले चेहरे ले जा करके अपनी छवि को दिखाने का प्रयास किया जाता है। और इसके लिए इस पर बहुत मैं अधिक टिप्पणी करने या नेगेटिव टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं रहता, क्योंकि हर आदमी को अपना विस्तार करना है। कांग्रेस जो है एक जमाने में पूरे देश में हुआ करती थी, बिना पहचान के भी कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाता था, कोई राहुल गांधी या सीनियर पार्टी अध्यक्ष को उनको जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज जैसी स्थिति है, उस स्थिति में तो मुझे लगता है निकाय चुनाव में भी बड़े लोगों को जाना चाहिए, तब जाकर के कहीं वापसी की संभावना बनेगी। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर यदि विभेद नहीं हुआ
मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस समय 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग ये है कि जो मूल रूप से वैचारिक भी हैं और मूल रूप से जिसको कहते हैं कि उसी घर में जन्मे हुए, उसी के अंदर बड़ी पौध हुई और उसी की शाखाएं जिसके अंदर फैली हुई हैं, उस प्रकार के कार्यकर्ता है। दूसरे वो कार्यकर्ता है जो सत्ता के कारण आए हैं, और इसमें इजाफा अब हुआ है जब ये कांग्रेस से खुल्लम खुल्ला आए हैं। पहले कई लोग ऐसे थे जो दलाली करने के लिए आते थे, सत्ता की दलाली करने की आदत जब कांग्रेस की सरकार वहां चले जाते थे, भाजपा की सरकार तो वहां आती थी। तो जो दलाल किस्म का कार्यकर्ता बन गया था, जो मूल कार्यकर्ता पर हावी था, उसके साथ प्लस वो हो गए हैं जो कांग्रेस से छूट करके आए हैं। तो ये द्वंद्व जो है, इसको यदि पाट लिया गया तो आप मानिए आशुतोष जी की भारतीय जनता पार्टी ताकत दिखाने की स्थिति में होगी, और यदि इनको नहीं पाटा गया तो आप मान करके चलिए कि नुकसान होगा। क्योंकि ये जो है एक कार्यकर्ता की भावना को मैं समझता हूं, क्योंकि मैं फिर ये बात आपके चैनल पर कह रहा हूं कि मुझे दिन में 10-20 कार्यकर्ताओं के, भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऐसे फोन आते हैं जो व्यवस्थाओं से खिन्न है। वो मुझसे चाहते हैं कि मैं अपने समाचार पत्र में उनकी बातों को लिखूं, लेकिन मैं अपनी शैली के हिसाब से उन बातों का समावेश करता हूं। तो मुझे ये मालूम है कि कोई बहुत आप जो है कमरे में बैठ करके खुश हो जाएंगे, या 4 बड़े नेता शिवराज जी और बीडी शर्मा और सुहास भगत बैठ करके और तालियां बजा लें कि हमारा कार्यकर्ता संतुष्ट है और पूरा कोई आपत्ति नहीं है। मुझे इन चीज़ों पर इसलिए भरोसा नहीं होता क्योंकि मैं उन कार्यकर्ताओं के मुंह से सुनता हूं कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए आशुतोष जी, जब तक इसको कवर अप नहीं किया जाएगा तब तक जो है मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी पुरानी स्थिति को प्राप्त कर लेगी। इसलिए मैं कहता हूं आप ज्यादा संकट भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस में संकट देखने जैसी स्थिति ही नहीं है ना। उनको तो ये मालूम है कि कमलनाथ जी जो कहेंगे वो होगा। कमलनाथ जी ने किसी दूसरे के ऊपर जो है ना, उनने टोटल छतरी अपने ऊपर ओढ़ करके रख रखी है। कांग्रेस में तो दूसरे किसी नेता को उभरने नहीं दे रहे, सारे नाराज हो रहे हैं कि भाई एक 76 वर्ष का व्यक्ति आया और सारे युवाओं को निगल गया। तो ये मानसिकता तो कांग्रेस में सबको दिखाई दे रही। नहीं बोल रहा वो एक उनकी मानता है कि भाई अपने नेता के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं समीक्षा कर रहा हूं, मेरा काम यह है कि सच बताऊं जो है आपके दर्शकों को। इसलिए सच ये है कि कांग्रेस में कमलनाथ जी ने ऐसा एक छतरी अपनी बना ली है जिस छतरी के अंदर कार्यकर्ताओं को पनपने नहीं दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जो उनका नेतृत्व है वो इतना खुश बैठा है, उसको ये मालूम है कि हमारे अलावा वो बुला के डांटता है। पहले मैंने कभी नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी का, मैं कुशाभाऊ ठाकरे के जमाने से आज तक भाजपा कवर कर रहा हूं, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि वो बुला के डांटते हो कि आपकी भाषा खराब है। आप इस एंगल से मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं कि अजय बिश्नोई जी को बुला करके उस व्यक्ति ने डांटा या समझाया या मार्गदर्शन दिया, जो व्यक्ति मार्गदर्शन लेने के लिए 24 घंटे उनके दरवाजे पर जाते थे। भाई बीडी शर्मा आज पार्टी प्रमुख है, लेकिन बीडी शर्मा तो अजय बिश्नोई के यहाँ वो सहयोग मांगते थे ना। ये बात सही है कि पद पर जो बैठ जाता है व्यक्ति वो बड़ा होता है और उसी की चलती है। तो इसलिए इस एंगल से सही है उनका कहना, लेकिन कार्यकर्ताओं को डांटने का और उसकी समस्या सुनने का एक बेसिक अंतर हुआ करते थे। पहले समस्या सुनी जाती थी, आजकल बुला के डांटा जाता है। इसका मतलब कार्यकर्ता जो है वो कार्यकर्ता के रूप में जिस देव दुर्लभ कार्यकर्ता की भाजपा में बात की जाती थी वह कहीं कहीं गौण हो गया है। अब तो ये मान के चलते हैं कि आप हमारा पेड कार्यकर्ता हो भैया, आपको भाजपा में रहना है तो आप हमारी मानिए, हमारे एंगल से काम करिए। ये कहीं कहीं एक विषमता दिखाई देती है और मैं इस पर बहुत मंथन करता हूँ। ये विषमता मुझे स्पष्ट दिखाई देती है। महेश जी, बहुत बड़ी बात है, ऑलरेडी सुरेश जी बोल चुके, मैं चाहूंगा आप इस पर अपनी टिप्पणी रखें। देखिए आदरणीय सुरेश जी का बहुत लंबा अनुभव है, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। उनका अपना एक विश्लेषण है, निश्चित रूप से कहीं उन्होंने देखने में आया होगा, बहुत सारी चीज़ें संवाद के बाद कहीं ना कहीं स्पष्ट होती हैं निश्चित। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति के अनुसार ही पार्टी काम करती है। संगठन के नेता लगातार नीचे तक के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं। कहीं किसी की राजी नाराजी होती है तो वो संगठन के प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को कहता भी है, वरिष्ठ नेता धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनते भी हैं और उसका जो निराकरण है वो संगठन स्तर पर किया जाता है। जहाँ तक नए कार्यकर्ताओं के जुड़ने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इतना बड़ा राजनीतिक दल है, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, लगातार हमारे विचार से जुड़कर जो कार्यकर्ता हमारे साथ आए हैं उनका हमने अभी 1200 मंडलों का हमने नीचे तक प्रशिक्षण किया है। प्रशिक्षण करने के बाद उनमें से कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके काम दिया जाएगा। कौन सा कार्यकर्ता किस काम के लिए उपयुक्त है ये संगठन निर्धारित करेगा। उसका मूल्यांकन करके प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन भारतीय जनता पार्टी में होता है और सदैव से होता रहा है और आज भी मैं मानता हूँ वर्तमान में भी ये व्यवस्था कहीं ना कहीं रहती है। अध्यक्ष आंखें लगातार प्रत्येक कार्यकर्ता के ऊपर होती हैं और उसी कारण आज भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक अनुशासित संगठन है
जहां तक नए कार्यकर्ता आएंगे आने अच्छी बात है, पार्टी का आज विस्तार आज होना। महेश जी दीपचंद जी से ज्यादा सुरेश जी जो है आक्रामक रुख नहीं अख्तियार नहीं, कर रहे देखिए हैं। मैंने कहा आपको उनका अपना विश्लेषण नहीं, है। आक्रामक आप हमारी वर्तमान जो कार्यकारिणी है उसको देखें आप, सारे ऐसे कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं अवसर दिया गया है, जो कार्यकर्ता ऊर्जा से भरे हुए हैं, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से रीति नीति सिद्धांत से मूल जड़ से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का कार्यकारिणी में समावेश किया गया है। आप देखें कि नई सेकंड पीढ़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आपके सामने है। नई कार्यकारिणी के रूप में ऐसे हमने नौजवान चेहरों को अवसर दिया है जो अपनी ऊर्जा का पार्टी संगठन के विस्तार में कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे। और आप देखेंगे आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव होगा उसमें भी हमारी पार्टी और हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी जो है, प्रदेश की जिलों की कार्यकारिणी, वो सब नीचे तक जाकर संगठन को मजबूत करने के लिए नगरीय निकाय चुनाव में भी काम ठीक है करेंगे। सुरेश जी, आपका कमेंट, फिर मैं दीपचंद जी का फाइनल कमेंट लूंगा। मैं दीपचंद जी से निवेदन करके दो बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि मैंने ये कहा कि संगठन का नाम लेकर के जो आज भाजपा में चल रहा है वैसा संगठन का नाम लेकर के पहले नहीं चलता था। मैं उदाहरण देता हूं, मेरी बात को मैं उदाहरण से प्रमाणित करता हूं, और महेश जो है वो मेरे छोटे हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने विक्रम वर्मा जी के सामने चुनाव लड़ा था, संगठन ने विक्रम वर्मा जी को घोषित किया था, लेकिन सुंदरलाल पटवा की पसंद, मुख्यमंत्री आज जो हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा में चुनाव लड़ा था, जिसको संगठन बगावत मानता है। आज कोई चुनाव लड़के बता दो, दूसरे दिन से वो पार्टी में समाहित नहीं होगा, लेकिन वो संगठन था जिसने शिवराज सिंह चौहान को भी और सुंदरलाल पटवा को भी पार्टी के अंदर कंटिन्यू रखा। उनके द्वारा दिया गया विरोध, जताया गया विरोध को उन्होंने शिरोधार्य किया, और ये मान करके किया कि ये योग्य कार्यकर्ता हैं, दोनों किसी मूल मुद्दे पर बात कर रहे होंगे तो उनको जो है सक्रिय रखा। बीना अधिवेशन को मैंने देखा है, बीना अधिवेशन में राजमाता सिंधिया जी ने और कैलाश जोशी जी के सामने ये कहा था कि अब मैं तुम्हारे सामने झोली फैलाती हूं, तुम वोट जो है चुनाव से विड्रॉ कर लो, लेकिन कैलाश जोशी जी ने कहा नहीं, हमारा प्रतीकात्मक विरोध है, और उन्होंने चुनाव लड़ा था। बीना के अंदर पार्टी का चुनाव हुआ था, मतदान हुआ, कैलाश सारंग जी को हटा करके रघुनंदन शर्मा जी को कार्यालय मंत्री बनाया गया। उस समय कैलाश जोशी जी को और बाकी लोगों को, रामित गुप्ता वगैरह को जो है कहीं पार्टी से नहीं निकाला गया, पार्टी से दूर नहीं किया गया। आज जो व्यक्ति इतना बड़ा साहस कर ले कि चुनाव लड़ ले सामने, उस आदमी को पार्टी के अंदर ठोर नहीं मिलती। इसलिए संगठन के नाम पर 4, 5, 10 लोगों के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज संगठन की एक्टिविटीज नहीं होती है। आशुतोष जी, ये भाजपा में बेसिक बदलाव आया है। जो पुराने लोग हैं, आज क्यों रघुनंदन शर्मा की मीटिंगें हो रही हैं? केवल इसलिए मीटिंगें हो रही हैं कि जो संगठन के नाम पर बैठ जाते हैं आकर के, वो किसी दूसरे की सुनते नहीं है और किसी दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए ये सारी विषमताएं पैदा हो रही हैं। और तब मेरे जैसा व्यक्ति जिसने वर्षों वर्ष भाजपा को देखा है, वो ये कहने की स्थिति में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सत्ता के नाम पर दलाल आए थे और जो सत्ता के लिए जो लोग आए हैं आज की तारीख में, इन दोनों का सामंजस्य बैठाना वर्तमान संगठन का काम है। यदि वर्तमान संगठन ये सामंजस्य बैठा लेता है तो निकाय चुनाव में विजय होगी, और ये सामंजस्य नहीं बैठा पाया तो मूल कार्यकर्ता चुनाव जिताने की स्थिति में कितना रहेगा और कितना नहीं रहेगा, ये चुनाव। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्धारण करता है उन्हें आपकी इसको नसीहत के तौर पर लिया होगा। लेकिन फाइनल कमेंट्स में लेना चाहूंगा। सर, मेरा छोटा सा सवाल है दीपचंद जी आपसे। कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष, कमलनाथ जी आपके नेता प्रतिपक्ष, और कमलनाथ मई जो पूरी कांग्रेस नजर आ रही है, उपचुनाव में हार होती है, बड़े बड़े दावे किए जाते थे और उसके बाद हार होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ा परिवर्तन जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी वो नहीं होता है। अब फिर कहीं ना कहीं जो चर्चा आ रही है कि जो युवा लीडरशिप है या वो लोग जो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के गुट से नहीं आते हैं या वो उतने कंफर्टेबल नहीं है, वो तो अभी सोच रहे होंगे कि भैया पता नहीं हमें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, हम कैसे अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। और ऐसी स्थिति में फिर बगावत के सुर नहीं वापस से मुखर होंगे, एक। और दूसरा ये पहलू ये भी रहेगा कि साहब आपने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय वो खड़े हो जाएंगे कि उनके पास खोने कुछ है नहीं, क्योंकि सरकार आपकी है नहीं। देखो आशुतोष जी, ये तो सब जगह है। कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी सेकंड आखिर में बोला ना जी कि जिनको टिकट नहीं मिला वो आज़ाद खड़े हो जाएंगे, ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और ये सत्ता का जो लालसा जो होती है, सत्ता का जो दंश जो है ना, जब आता है तो अच्छों का मन डोल जाता है। और चाहे, क्योंकि अभी और एक बार अभी मैं सुन रहा हूँ कि सबकी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, तो संभवतः मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो, मैं दुनिया के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन हिंदुस्तान के अटक से कटक
और कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं समझता हूँ ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, ऐसा कोई भाषा बोलने वाला नहीं है, ऐसा कोई प्रांत नहीं है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता ना हो, कांग्रेस की आइडियोलॉजी ना हो, कांग्रेस का वहाँ पर जनाधार ना हो। तो इसलिए हम कुछ भी कर लें, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं उसके अंदरूनी नहीं जानता, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी 1 मिनट में धराशायी हो जाए, अगर आरएसएस का उसको सपोर्ट ना हो, आरएसएस का अंकुश ना हो और आरएसएस का डिसिप्लिन उसके ऊपर लागू नहीं हो, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक सच पार्टी तो कुछ का उसका वजूद ही ना बचे। दूसरी चीज़, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, बिग लीडर्स, उनका एक बात में मुझे तारीफ़ करने में कोई वो नहीं है। मैं महेश जी की उस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि वो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे एक छोटा सा एमएलए हो, चाहे पार्षद हो, वो पार्टी के लिए बिल्कुल एक कार्यकर्ता बन के काम करता है। ये कांग्रेस के लीडर्स का हमारे कांग्रेस के लीडर तो सीखना चाहिए उनसे, क्योंकि वो आज भी हमारे लीडर तो आज भी उनके अंदर वो एक अहम की जो भावना है उसको त्याग करके कार्यकर्ता की भावना, कार्यकर्ता की पीड़ा को समझ करके वो ज़मीन पे आना चाहिए। मैं ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के जिस तरह का पार्षदों को और लोकल बॉडीज़ के चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक कांग्रेस पार्टी के लोग वार्डों तक पहुंच चुके हैं, ब्लॉकों तक पहुंच गए हैं, अपनी पोलिंग स्टेशन तक पहुंच गए हैं और उन्होंने एक एक पार्षद के लिए मैंने देखा है, खुद गया हूं कई जगहों पे, तो वहां पर 8-8, 10-10, 15-15, कहीं तो 20-20, 25-25 पार्षदों के लिए एप्लीकेशन आ रही हैं। और ये एक कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी के प्रति एक उत्साह है, एक आस्था है कि हम कांग्रेस पार्टी के टिकट पे जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे नेताओं को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको धरातल पे आना चाहिए, धरातल पे आके और जो जन अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना चाहिए, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं पूरी करना चाहिए। और लोकल बॉडीज़ के अंदर तो जब चुनाव होते हैं तो लोकल इश्यूज़ होते हैं, नेशनल इश्यूज़ और प्रांतीय इश्यूज़ अलग हो जाते हैं। आपको तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी गली की नाली का क्या है, बारिश में पानी का भराव कहाँ हो जाता है, कहाँ हमारा सैनिटेशन ज़रूरत है। तो जब तक लोकल हमारी रोड कहाँ की ख़राब है, कहाँ की हमको रोड बनवाना है, ये सब जब तक हम लोकल बॉडीज़ और लोकल बॉडीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि लोकल कार्यकर्ताओं की वहाँ टीम होना चाहिए जो लोकल संगठनों को लगता है चला है। और संगठन में सक्रियता आई है, संगठन सक्रियता से काम कर रहा है, भोपाल में भी कर रहा है और दूसरी जगहों पे जैसे मुझे पता चला है अब कांग्रेस पार्टी का संगठन के लोग सक्रियता से काम कर रहे हैं। पॉइंट रेस किया सर, आपका फाइनल कमेंट। मुझे तो दीपचंद जी को बधाई देने की मेरी इच्छा हुई कि उन्होंने राहुल गांधी को इतनी बड़ी सीख दी है कि वो धरातल पर आ जाएं और ये सब लफबाजी बंद करें। मैं शर्मा जी राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लोकल बॉडीज में राहुल गांधी को मत घसीट दिया। नहीं ये गलत, ये शर्मा नहीं, शर्मा जी नहीं मेरे बिल्कुल आप लेकर के नाम लेकर के आप ये मुझे उसमें मत डालिए। मैं ये बात नहीं करना चाहता। नहीं आपका नहीं, तो मेरा नाम लेकर के राहुल गांधी ने, मैंने नाम ही नहीं राहुल गांधी को क्यों जोड़ना है? आप क्यों जोड़ना है राहुल गांधी? बता दीजिए तो कौन से नेतृत्व को समझा? नहीं मैं तो भोपाल की बात कर रहा हूँ, अपने प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अभी प्रदेश लोकल बॉडी से चुनाव प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, हम समझ गए कि आप प्रदेश को कह रहे हैं। अब आप कहाँ बात कर रहे हैं? प्रदेश मतलब कमलनाथ जी। प्रदेश में देखिए आप दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, मैं तो सब मैं कह रहा हूँ कि कम से कम वहाँ मैं भारतीय जनता, देखिए शर्मा जी आप धरातल पर रहने के आप धरातल से आप ड्रेल हो रहे हैं। मैंने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमको बीजेपी के जो चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे यहाँ का लोकल कार्यकर्ता हो, उनका मैंने स्वीकार किया है कि कम से कम वो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और हर चुनाव को चुनाव की दृष्टि से लड़ते हैं, जीतने की दृष्टिकोण। इसको लोगों को हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सीखने की आवश्यकता है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने भी वही कहा। दीपचंद जी वरिष्ठ हैं सर, मुझे लगता है कि नेतृत्व को भी अगर वो यहाँ पर बता रहे हैं, वो चूंकि पूर्व महापौर भी रहे, अपने अनुभव का अगर वो बोलते हैं तो किसी पार्टी में लोकतंत्र होता है। और इस समय धीर गंभीर नेताओं में दीपचंद जी हैं। दिल्ली की बात नहीं कर रहा ना। हाँ, तो आप दिल्ली को हम विड्रॉ कर लेते हैं ना। हमने तो जानना चाहा था कि आपने प्रदेश तक संदेश दिया है या प्रदेश से ऊपर दिया। आप क्या जानना चाहते हैं? मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ। मैं अपनी मीटिंगों में हमारी शॉर्ट में सर महेश जी, बहुत शॉर्ट में सर, मुद्दे क्या रहेंगे आपकी तरफ से? अभी हालांकि काफी मुद्दे और सामने आएंगे, बहुत मोटे मोटे, बहुत शॉर्ट में सर।
देखिए, जनता से जुड़े मुद्दे जो लोकल इश्यूज होंगे, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमारे मुद्दे होंगे और प्राथमिकता में होंगे। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस अपनी संगठनात्मक तैयारी जो करना चाहे करे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में आप देखें, कांग्रेस से चाहे प्रदेश की बात करूं चाहे देश की बात करूं, जनता का मोह भंग हुआ है, कांग्रेस की नीतियों से भंग हुआ है, कांग्रेस के जिस प्रकार की सरकारें हैं उनसे मोह भंग हुआ है। तो जब आप देखेंगे नीचे तक, हम जब जाएंगे चुनाव में, तो इसका अंतर भी आपको बहुत स्पष्ट नजर आएगा। अच्छा, ठीक सर, आपकी तरफ से क्या मुद्दे रहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस की नीति सिद्धांतों से मोह भंग नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि पूरी भाजपा यहाँ से लेकर के केंद्र तक जो कांग्रेस की नीतियाँ थी, कांग्रेस की जो सबको साथ में लेकर चलने की नीति थी, सांप्रदायिक सद्भाव की नीति थी, राष्ट्रीय एकता अखंडता की नीति थी, उस पर बीजेपी को चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपना एजेंडा छोड़ करके वो उस पे चलना शुरू कर दिया। देखिए, छोड़ना शुरू कर दिया। राम जी के लिए सर आप लोग चंदा लेने गए? देखो राम जी, और देखिए फिर आप कौन किसके मुद्दे पे आए तो जनता देख रही है। मैं बात करूं सैद्धांतिक रूप से, जो सिद्धांत कांग्रेस का सिद्धांत ऐसे, कांग्रेस पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के हिसाब से नेशन को आप एक रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, विश्व बंधुत्व की बात कर सकते हैं। उससे अलग हटके कोई जाएगा तो डेल हो जाएगा, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, लोकल इशू, लोकल बॉडीज के जो चुनाव होते हैं आशुतोष जी, उसमें लोकल इश्यूज होते हैं। मैं बीजेपी ने तो सर लोकल इश्यूज में कहीं ना कहीं जो नाम परिवर्तन की जो बात है ना, अगली डिबेट में आपको फिर मैं आमंत्रित करूंगा, उसको भी शुरुआत कर दी है, एक बड़ा धरातल यहाँ पर खड़ा कर दिया है। और यहाँ पे भी ध्रुवीकरण होगा सर, और ये ध्रुवीकरण पर स्वदेश न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी। मैं आप सभी तीनों महानुभाव का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, दोबारा मौका आपको लगातार देना चाहूंगा। दीपचंद यादव जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, महेश शर्मा जी आपको बहुत शुक्रिया, और सुरेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी के कारण हो सकता है आपकी बातचीत कम रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत ही अहम चुनाव होते हैं नगरीय निकाय चुनाव। शहर में सरकार किसकी बनती है, आपका पार्षद जो आपकी डे टू डे में तमाम जो दिक्कतें रहती हैं उसे कहीं ना कहीं दुरुस्त करने का काम करता है। और कहा जा सकता है कि राजनेता, जो पहला राजनेता हमारे सामने आता है वो एक पार्षद होता है, एक बड़ा नेता जो होता है वो महापौर होता है। और एक बड़े शहरों में कहा जाए कि एक बड़ी जो राजनीति का जो बड़ा जो सिरा जो होता है वो इसी नगर सरकार के हाथ में रहता है। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों यहाँ पे जद्दोजहद करी। कांग्रेस के लिए रिवाइवल के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो लगातार जिस तरह से चुनाव में बाई इलेक्शन, सरकार गंवाने के बाद बाई इलेक्शन का चुनाव आ रही थी, उसका नगरीय निकाय चुनाव अगर अच्छा बेहतर प्रदर्शन करती है तो आने वाले और चुनावों में भी उसको बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर साबित करेगी कि सही बाई इलेक्शन जो है हमने सरकार में होने की वजह से नहीं जीता, जनता वाकई में हमें चाहती थी। बाई इलेक्शन को लेकर, तमाम नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर भी स्वदेश न्यूज की नजर लगातार बनेगी। फिलहाल आपके दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।